अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। असांजी गुफ्तगू हले पई गुज़िरियल हफ़्ते खां मैडम आयशा सिद्दीक़ा साहिबा सां असां इन्हनि मौज़ुअनि ते गुफ्तगू कई हुई अॻिले हफ़्ते ऐं अञा बि असांखे इलाही सारियूं ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि। मैडम हिकिड़ी नई ॻाल्हि कई आहे, उहा इहा कई आहे त जेको सवात में थियो जेको वारो आहे, इहा हिकिड़ी तमामु वॾी स्टेटमेंट आहे। इन बारे में ऐं ॿियनि इशूज़ जे बारे में असां मैडम सां गुफ्तगू कंटिन्यू कयूं था। असां गॾु रहिजो। जी मैडम, आपने लास्ट वीक ये कहा था कि सिंध में भी ये सूरत तब्दील होने वाली है और सिंध में ईद के प्रोग्राम ख़त्म करवाए गए हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस तरह की बहुत सारी कोशिशें सिंध में हुई हैं। सिंध में जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, खैरपुर से ज़्यादा सेंसिटिव एरिया नहीं है जहाँ पे एक आध वाक़या हुआ। सिंध में ऐसी बहुत सारी कोशिशें हुई। शहरी इलाकों को जहाँ पे सिंधी नहीं है उनको छोड़ के सिंधी मजमूई तौर पर सिंधी जो इथनिसिटी के लोग हैं, रेशली वो कुछ भी हो, रेशली वो बलोच भी हो सकते हैं, द्रावड़ भी हो सकते हैं, समाट भी हो सकते हैं, लेकिन जो सिंधी इथनिसिटी के लोग हैं वो बहुत टॉलरेंट हैं। ये कोशिशें बहुत हुई हैं, आपको कम से कम वाक़यात नज़र आएंगे। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप हमारे नाज़रीन को एक वार्निंग के तौर पर बताएं कि आपकी ये ऑब्जर्वेशन है, किस बुनियाद पर आपकी ये ऑब्जर्वेशंस हैं। देखें जी, पहले तो आपको शायद खुद सिंध से आपको बात अच्छी नहीं लगी है। नहीं, मैं भी ये हमारी इंफॉर्मेशन है। मैं खुद साउथ पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है जी, बहावलपुर से। हम भी अपने इलाके के बारे में यही जोम से कहते थे कि हम बड़े पीर परस्त हैं, बड़े ठंडे लोग हैं। मतलब ये कि बहावलपुर के ख़ास बारे में तो ये मशहूर था कि जो पुलिस अफसर जाता था वहाँ, वो भी रोता जाता था और वापस आते भी रोता था। जाते हुए से रोता था कि भाई ये कैसी बोर जगह जा रहा हूँ, आते हुए से रोता था कि कितनी अच्छी जगह से वापस जा रहा हूँ। ठीक है, बड़े आराम से सुकून से 3 साल गुजरे, जाने का उसका दिल नहीं करता था। ठीक है। वहाँ भी तब्दीली आई। पहली बात तो ये है जी कि जब फोर्सेस स्टेट के कुछ हिस्सा ऐसी फोर्सेस को रखेगा, उनको पुष्टपनाही मिलेगी तो वो बढ़ेंगी। मिट्टी का इलाका ले लें, सारा ले लें, जमातुद दावा है, अहले हदीस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वहाँ बिल्कुल फैली हुई हैं, काम अपना कर रही हैं। तमाम इलाके जहाँ हिंदू हैं वहाँ ये तंजीमें अपना कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, सोशल वर्क कर रही हैं। लेकिन जाहिर है उसके सोशल वर्क के साथ और चीज़ें जो है, आइडियोलॉजी, एजेंडाज भी साथ आते हैं। दूसरी बात ये है कि जो बाकी हैं, जमीयत उलमाए इस्लाम है, वो भी अपना कर रही है। आके वो डंडा भी लोगों को दिखाते हैं, कहीं मेला हो रहा हो, कहीं कुछ हो रहा हो। तीसरी बात ये है जी कि ये कहना भी गलत है कि जनाब बड़े ठंडे मीठे लोग हैं। मैं नहीं समझता कि जमीयत उलमा इस्लाम या किसी ने अभी तक किसी पार्टी ने इस तरह की हरकत की है। अभी बिल्कुल हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है। हैदराबाद के करीब 2 जगह, बल्कि न्यूज़ में, द न्यूज़ में ख़बर आई थी, पूरी एक स्टोरी छपी थी, ये बात रिपोर्ट हुई हुई है कि एक मुझे नाम शहर का भूल रहा है, जहाँ ईद मिलादुन्नबी का नहीं, अपना हज़रत अली के से मुनासबत से कोई, मेरे ख़्याल में कोई जश्न था जो कि लोग कर रहे थे। वहाँ आए, गाड़ी भर के, बंदूकें उनके साथ थीं, ऊपर चढ़ गए। किसी स्कूल में था, उनको धमकाया गया, उनको कहा कि बंद करो। उन्होंने कहा कि भाई हम तो ईद मिलादुन्नबी भी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनको कहा गया, फिर वार्निंग दी गई, पर्चियाँ छोड़ के गए कि ये बंद करो ऐसी चीज़ें। ये शुरुआत होती हैं, ये शुरुआत होती हैं। देखें, सिंध बदलेगा, उसकी वजह यह है कि आपने एक बोतल को बंद करके रखा है बहुत देर। एक फ्यूडल सिस्टम है जो कि लोगों को और तरीके से दबाता है, जहाँ ऑनर किलिंग होती है, जहाँ कारोकारी होती है, जहाँ औरत का इस्तेसाल होता है, जहाँ गरीब का इस्तेसाल होता है। साउथ पंजाब में आपके ख्याल में क्या हुआ था? साउथ पंजाब में ये नहीं था कि लोग एकदम उठे और मजहबी हो गए। मज़हब जो है एक बहाना है। बात यह है कि एक ग्रुप आया था जो कि स्टेट ही लाई थी, जिसमें लोगों ने देखा कि उसके साथ
जब वो लग जाते हैं, जो लग जाता है उसके साथ बंदूक की ताकत हो जाती है, वो मुकाबला कर सकते हैं। वो जो बड़ा वडेरा है उसके साथ उसकी आंखों में आंखें डाल के बल्कि बात कर सकते हैं, बल्कि वो डर जाता है उससे। ठीक है, चीज़ बदलने लगी। फिर वही बात आ जाती है प्रेडेटरी एलीट की। ये वो एलीट है जो नहीं देखती कि अगर लोगों को आज, गरीब लोगों को, जो निहत्ते लोग हैं, जो लोग बेबस हैं, अगर उनको वो सांस लेने का मौका दें तो आज कल को ये नहीं होगा। देखें, एक नई एज है, ये इंफॉर्मेशन एज है। वडेरा भी टीवी नहीं बंद कर सकता। वो अपने गरीब जो हारी है उसकी आंखें पे हाथ नहीं दे सकता कि ये नहीं देखो कि क्या हो रहा है। वो देखेंगे और उसमें जाहिर है एक नई ख्वाहिश, एक नई उमंग कि वो भी आगे बढ़े, उसके पास भी ताकत हो। और फिर जब आप उसमें लाएंगे एक ऐसी क्लास को, एक ऐसे ग्रुप को या ग्रुप्स को जो कि उनको ताकत का रास्ता दिखाएंगे, तो जाहिर है बात बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। जो आज, और फिर उसमें टॉलरेंस और इनटॉलरेंस का इशू नहीं होगा, उसमें रास्ते का इशू होगा। जो उस रास्ते पे जाएगा वो ये करके नहीं जाएगा कि नहीं यार देखो मैं तो बड़ा अच्छा आदमी था, मैं तो सिंधी हूँ, मुझे तो हमेशा सारी दुनिया टॉलरेंट, मोहब्बत करने वाला, पीर परस्त, अमन पसंद देखती है। वो या अमन या जंग के चक्कर में नहीं जा रहा, वो अपनी ताकत जो है कहीं से लेने जा रहा है। आइडेंटिटी की तलाश में तो नहीं है आपके ख्याल में? वो नहीं जी, ताकत की, एम्पावरमेंट की तलाश में है, क्योंकि आपका पॉलिटिकल सिस्टम वो उसको एम्पावर नहीं कर रहा ना। ठीक है, लेकिन अगर मजमूई तौर पर एक पूरे सूबे को या एक कौम को आप डिसीजन मेकिंग से किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने की वजह से आप एक सज़ा दें कि उनको 15 साल तक या 20 साल तक या लगातार उसकी लीडरशिप को आप पर्च करते जाएं, ये उसका नेचुरल रिएक्शन तो नहीं है? देखिए, ये बात मेरा नहीं ख्याल कि ये वो बात होगी। खुद लीडरशिप के अपने अंदर प्रॉब्लम है। साउथ पंजाब में ये नहीं था। आप आज देखें, मुझे बड़ा हंसी आती है, साउथ पंजाब वाले कहते हैं जी अलग सूबा बना के दो। ये नहीं कि बनने नहीं चाहिए सूबे, बिल्कुल बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए। वो क्या फार्मूला होगा वो एक और बहस है। लेकिन बात यह है कि मुझे हंसी आती है क्योंकि साउथ पंजाब में आज के दिन में तीनों के तीनों तीन ताकतवर पोजीशनें हैं, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तीनों साउथ पंजाब का है, तो फिर भी रोते हैं। लीडरशिप देखें ना, सदर पाकिस्तान का कौन रहा है? फ़ारूक लगारी। फ़ारूक लगारी कहाँ से? साउथ पंजाब से है। गिलानी साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, आज हैं, हमेशा वो ताकतवर रहे हैं, हमेशा पीपल्स पार्टी में रहे हैं, हमेशा ताकत का हिस्सा रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी मखदूम जो है, जो आपके फ़ौरन शाह महमूद कुरैशी, फैसल साले हयात, बेगम आबदा हुसैन, ये तमाम नाम है, लिस्ट है नामों की, जो कि हमेशा ताकत का हिस्सा रहे हैं जो भी पार्टी रही है, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PPP हो, चाहे वो फ़ौज हो। ठीक है, उसके बावजूद लोगों तक कितना पहुंचा है कि लोग मजबूर हो जाएं कि वो एक और ऑप्शन देखें। इसमें ये झगड़ा नहीं है कि जी आपने उस लीडरशिप को हटा दिया। ठीक है, आप अगर PPP की हवाला देते हैं तो बीबी बाहर बैठ, फैक्ट तो है ना। देखें, बिल्कुल है। भुट्टो साहब को आपने खत्म कर दिया, भुट्टो साहब को, बेनज़ीर साहब को खत्म कर दिया, लेकिन देखें ना उसके, जो कि आपके ये फेडरेशन में एक तरह से उनकी नुमाइंदगी करते थे। देखें, लेकिन उसके लोगों को एक देखें उसके बावजूद, देखें उसके बावजूद मेरे ख्याल में, मैं से एग्री नहीं करूँगी, इस मुल्क में मोहम्मद खान जुनेजो जैसे वज़ीर आज़म भी आए जिसने फ़ौज की आंखों में आंखें डाल के, मोहम्मद खान जुनेजो को बंदा सलाम करने को उठ के दिल चाहता है, क्योंकि उसने आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा कि नहीं, मैं 800 सीसी की गाड़ी में जर्नैल को बिठाऊंगा। और उसने, उसी ने कहा, उस शख्स ने, कि जी ये जो ओजरी कैंप का हुआ था उसकी तहकीकात होंगी, जिसके बाद उसको जनीवा एकॉर्ड भी साइन की, जिसके बाद उनको फारिग कर दिया गया। और जनरल ज़िया इस किस्म का डिक्टेटर था, उस किस्म का आमिर था। ये नहीं है, जहाँ जिसने करना चाहा है उसने किया है। ठीक है, PPP एक बड़ी पार्टी है जिसको बाहर भी रखा गया, जिसके साथ मुकाबला भी किया, लेकिन तब भी मखदूमान जितने भी थे, जो बड़े बड़े लीडर थे, वो हमेशा मजलिस शूरा में भी आके बैठे हैं, वो सब जगह आके बैठे हैं। बलोचिस्तान की हम बात करते हैं तो बलोच सरदार जो हैं वो अब भी मुशर्रफ की गवर्नमेंट में भी थे, कुछ बाहर थे, बाकी तो अंदर थे।
तो ये नहीं है कि लीडरशिप को कोई रोक देता है, उनका हाथ पकड़ लेता है कि नहीं अपने लोगों के लिए ना करो। सिर्फ ये है कि जब लीडरशिप सिर्फ अपने लिए काम करने लगती है और कहती है अच्छा जी मैं तो अपने लिए काम करती हूँ बाकियों के को नहीं देखती, तो फिर मसाइल ऐसे ही पैदा होते हैं। देखिए ना, एक और इशू है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान की करारदाद जो है वो सिंध असेंबली पास करती है, सिंधियों ने इनिशिएटिव लिया, ठीक है। कायदे-ए-आज़म कहाँ से हेल करता है? इस रीजन से हेल करता है। बांग्लादेश के पहले के जो बंगाली हैं वो पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं। और इस वक्त की जो एलीट है, अक्सर जो हम जनरल एजाज से लेकर मुशर्रफ तक, उससे पहले के जो अयूब खान तक जो हम लेते हैं, वो उस समय जब पाकिस्तान बन रहा था तो दे वर सर्विंग एंड देयर पेरेंट्स वर सर्विंग द ब्रिटिश मिलिट्री। अंग्रेज़ को सर्व कर रहे थे ना। जनरल ज़िया-उल-हक साहब कहते हैं, फ़ख्र से कहते हैं कि मैं ब्रिटिश मिलिट्री का जो पाकिस्तान को पोर्शन मिला यहाँ के लिए मैं वो लेकर आया। पाकिस्तान बनता है, वही लोग जिन्होंने कोशिश की, उन्होंने जब देखा कि भाई उन्होंने अपनी पॉइंट रखी कि हमने मुल्क इसलिए नहीं बनाया था, तो उनको आप आहिस्ता 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 आइसोलेट करते जाते हैं, प्रेस करते जाते हैं, बंद गली में धकेल देते हैं, जिसमें सिंध भी एक ज़ाहिर GM सैयद साहब थे, बाकी लोग थे। जड़ कहीं वहाँ पे तो नहीं है कि जो वोकल लीडरशिप है जो कि अपने आवाम की बात करती है, अब उनको गद्दार ठहराते हैं। आप जो अब अपनी ज़बान बोलने की बात करते हैं तो आप उनको गद्दार ठहराने की कोशिश करते हैं। देखिए बात दो चीज़ें हैं। अब वही लोग जो ब्रिटिश को सर्व कर रहे थे और पाकिस्तान में उनका कोई रोल नहीं था, वो पाकिस्तान के वफादार और मालिक आके बन के बैठ जाते हैं। इज इट फेयर विद द नेशंस? ज़बानी साहब बिल्कुल अनफेयर है, लेकिन उसके दो रुख है ना, वो आप ज़रा गौर से देखें। ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो लीडरान हैं वो देखिए ज़बान की सज़ा नहीं मिली, ना ज़बान इशू थी उन लीडरों की जिनने उसको उठाया, सिवाय चंद एक के, क्योंकि ये वो लीडर थे जिनने ज़बान को, इन तमाम मसाइल को एक्सप्लॉइट किया उसको करने के लिए। मैं आपको अभी ताज़ा मिसाल देती हूँ। मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब मुशर्रफ की हुकूमत में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। उनका ताल्लुक़ बहावलपुर से, कई सारी उम्र वो बहावलपुर में नहीं रहे, वो लाहौर में पले बड़े हैं, ठीक है। लोग तो कहते हैं कि अदारों के वो बड़े, उनको बड़े वो पसंद करते हैं। अब उनको एकदम याद आया है कि जी बहावलपुर का जो प्रिंसली स्टेट थी वो 2.5 साल के लिए एज अ प्रोविंस, एज अ सूबा उसने फंक्शन किया था और उसका इस्तेहसाल हुआ है। बड़ी गुर्बत है वहाँ, मिलिटेंसी भी है वहाँ, गुर्बत है, वह लोगों का इस्तेहसाल हुआ है, उसको सूबा बनना चाहिए। सडनली उनको ख्याल आया है, ठीक है, और कोई मसला नहीं है, वो इस इशू को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक और सीट दोबारा जीतने के लिए, सियासत में अपना कदम रखने के लिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ लीडरशिप्स ने इन इशूज़ को एक्सप्लॉइट किया है। और ये मैं नहीं कहना चाह रही कि ये मसले हैं नहीं, बिल्कुल मसले हैं। मेरे ख़्याल में इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि फेडरेशन जो है, फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं, उनके रिश्ते आपस में बहुत कमज़ोर हैं और उसकी एक्सप्लॉयटेशन की है सेंटर ने। सेंटर ने कहा है एक आइडेंटिटी है, बाकी कोई आइडेंटिटी नहीं। मेरे ख्याल में ये बहुत गलत पॉलिसी है। लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि एक दो मसाइल इकट्ठे हो गए ना। एक तरफ एक लीडरशिप जो कि एक्सप्लॉइट करती है मसाइल को, दूसरी तरफ एक फेडरेशन है जो कि सेंसिटिव ही नहीं है आइडेंटिटीज़ की तरफ। तो ये दो मसले आके बड़ा एक मसला पैदा करते हैं और वो कमज़ोरी बड़ी पैदा करते हैं। मेरा आपसे अगला सवाल जो है वो आपकी बुक के हवाले से होगा, लेकिन इस पर हम वक्फे के बाद बात करेंगे। नाज़रीन, मैडम सां जी ॾाढी दिलचस्प रिवीलिंग गुफ्तगू हले पई। असां सां गॾु रहिजो, मिलूं था हिकिड़ी नंढड़ी साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर आयशा साहिबा असां सां गॾु आहिनि। असांखे इलाही सारो मौक़ो मिले पियो त साण गुफ्तगू कयूं तव्हांजी आगाही जे लाइ। अचो त साण वधीक गुफ्तगू जारी रखूं था। जी मैडम, आप के बारे में हमने वैसे तो पढ़ा था, लेकिन आपकी जो प्रोमिनेंसी इस मुल्क में हुई या वैसे भी हुई, तो आपने एक बुक लिखी जिसको हम मिलिट्री इनकॉर्पोरेट के नाम से जानते हैं और जिस पर काफ़ी एतराज़ात भी हुए। आप
कोई कंट्रोवर्शियल शख्सियत का लक़ब भी मिला, इसका ख्याल आपको कैसे और कब आया और उसमें क्या था कि इतना इसका वावेला हुआ? देखिए जी, इसमें तो जनरल मुशर्रफ की मेहरबानी है। अच्छा। कि उनकी अकल की कमी, उनको शोर उन्होंने मचाया बहुत, जिस वजह से मशहूरी हो गई। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में शोर उन्होंने इससे मचाया क्योंकि उनके सारे अदारे को तकलीफ़ हुई उस किताब की। ठीक है। देखिए, ख्याल बड़े ज़माने से ये पक्की किताब, एक तो पहले मैं ये बता दूं जी कि लोग समझते नहीं हैं कि ये सिर्फ फ़ौज के बारे में नहीं है किताब, ये एक एलीट इकॉनमी के बारे में है, एक और फौज के खिलाफ भी नहीं है, के बारे में है। देखिए, उनके बारे में है ना। ठीक है। ये जो है ना टर्म, लोग समझते हैं खिलाफ है। हक और खिलाफ तो हम देते हैं ना। ठीक है। अगर एक फ़ौज है जो कि कारोबार कर रही है, वो जो ऐसे सारे काम कर रही है जिसके लिए ना उसकी ट्रेनिंग है, ना उसे करना चाहिए, ना उसके मैंडेट में शामिल है, तो आप उसको खिलाफ कहेंगे? ये तो रियलिटी है ना, स्टेटिंग ऑफ फैक्ट्स है। ठीक है। तो फैक्ट्स को आप हक और खिलाफ में अगर मैं छुपाऊंगी तो वो तो धोखेबाजी है ना। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि जनाब ये कहते हैं कि जनाब नहीं, ये जो हमारी फाउंडेशंस हैं, ये हमारे कारोबार हैं, इतने अच्छे चलते हैं कि इनकी वजह से पता नहीं कितने पैसे मिलते हैं, लेकिन जब आप फैक्ट्स देखें, जब आप इनकी स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स देखें, जब आप देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रेवेन्यू रिकॉर्ड देखें, उसमें देखें कि मुसलसल ये पैसे खा रहे हैं, और अगर आप ये बात करें तो फिर इसमें हक और खिलाफ की तो बात नहीं आती। हाँ, खिलाफ इसको छोड़ देते हैं, इसके बारे में है। इसके बारे में। ठीक है। तो देखें, ये किताब एक एलीट इकॉनमी के बारे में है, क्योंकि देखें जब मैं लिख रही थी तो बल्कि देर इसको छपते हो गई। जनरल मुशर्रफ तो शायद समझते हैं कि ये कोई पता नहीं कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी कि मैं उस वक्त लेके आई। एक तरह से अच्छा हो गया जी, जुडिशल मूवमेंट के दौरान किताब आई कि मेरी बचत हो गई, ना तो ये पता नहीं मेरे खा पी जाते और पता भी ना चलता। लेकिन देखिए बात यह है कि देर इसलिए लगी कि फ़ौज का हिस्सा तो मुझे समझ आ रहा था कि अच्छा जी फ़ौज है, उनका अपना इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह। ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि ये जो सियासतदान हैं या सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े हिस्से हैं, ये जाके फिर क्यों बैठ जाते हैं इनकी गोद में, क्यों बार बार NRO साइन होते हैं, क्यों बार बार गोशा किया जाता है इनके साथ। ठीक है, कोई वजह होगी ना। और उसका फिर यही जवाब मिला कि ये एलीट का इंटरेस्ट है, ये जो मिलिट्री इकोनॉमी है ये भी उस एलीट को के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और ये सब उसे बनाते हैं, उसको संवारते हैं। क्योंकि 1990s में मज़े की बात बताऊं कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री इकोनॉमी है जिसके बारे में मैंने किताब लिखी, वाहिद पीरियड जिसमें वो थोड़ी सी रुकी थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़माना था। कौन सा दौर है ये? 70s का। आई सी। बाकी सारे में वो एक्सपैंड की है, सारा 1990s का पीरियड। और उसमें ये है कि जहाँ भुट्टो साहब ने उनको समझ, उनको भी ख्याल में वो बड़े जी शऊर आदमी थे, उनको समझ आ गई कि इकोनॉमिक पावर और जो सियासी ताकत है ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है और दूसरी इसको सपोर्ट करती है। ठीक है। तो इनको अगर इकोनॉमिक रोल दिया गया तो ये अपना सियासी रोल उनका ऑटोमेटिकली फौज का बढ़ जाएगा। भुट्टो साहब की गलती फिर ये हुई कि उन्होंने ये सब कुछ समझने के बावजूद फिर इनको सियासी रोल जो है देना शुरू कर दिया। खैर वो एक और कहानी है, लेकिन हमारी तारीख में वो एक पीरियड है वाहिद जिसमें ये इकोनॉमिक रोल कंटेन हुआ था, बाकी में आपको बढ़ता नजर आता है। तो यही जब समझने की कोशिश की तो पता चला कि ये तो एक एलीट इकोनॉमी का हिस्सा है, और इसलिए भी हिस्सा है कि इनकी जो फौज की अथॉरिटी है उसको हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है। अच्छा। ना कि ये वो दुल्हन है जिसके साथ हर कोई शादी करने को तैयार है। ठीक है। कोई इसको घर बिठाने को तैयार नहीं है, हर कोई चाहता है कि ये हम इस्तेमाल करें। ठीक है, शामिल हो जाएं हम उनसे, अथॉरिटी इसकी हम इस्तेमाल करें, इसकी इसी तरह इसकी ताकत इस्तेमाल करें, इसको कंटेन ना करें, तो फिर आप कंटेन नहीं कर पाते। क्या हुआ फिर किताब लिखने के बाद आपके साथ, क्या सूरत रही?
देखें जी, एक तो लॉन्च जो थी उस पे पाबंदियां लगी, फिर बंदे भेजे गए ये मशहूर करा के कि जी अब तो हम तुम्हारे ख़िलाफ़ करने लगे हैं, कोई अंदर बंद कर देंगे या इस किस्म की चीज़ें। बहुत एक अपना फैमिली लाइफ डिस्टर्ब, अपना काम पे लोग आ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं, मतलब कि जो हरासमेंट के तरीके होते हैं, जो रीज़नेबल तरीके होते हैं, मेरे ख्याल में से ज़्यादा भी हो सकती थी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हुई। जो जेन्युइन बात है वही करनी चाहिए, सच बात जो है। सही बात। थोड़ी देर के लिए, मतलब कि 2 महीने के लिए मैंने वैसे भी जाना था, मुल्क से गई भी, लेकिन फिर मैं वापस इसलिए आई ये सोच के कि ये लड़ाई जो है वो घर बैठ के लड़नी चाहिए। ये नहीं कि बाहर नहीं बात करूँगी, इसलिए कि वापस आऊँगी, लोग शक्ल देखेंगे तो लोगों को मेरी बात पे एतबार आएगा। क्योंकि इन्होंने तो यही कोशिश की थी बताने की कि ये तो कोई फंडेड किताब है, ये वो। मज़े की बात है, जिस पैसे से ये किताब लिखी गई, जिस जिस फंड से मैं अमेरिका फेलोशिप करने गई थी, वुड्रो विल्सन सेंटर, वो पैसा भी पाकिस्तानी है। फेलोशिप फ़ंड फॉर पाकिस्तान है, जो कि कायम हुआ था 2001-2002 में, जिसके तहत बोर्ड था, और जो बोर्ड सिलेक्शन बोर्ड जिसने सेलेक्ट किया था उसमें फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे लोग थे, जमील यूसुफ जैसे लोग थे, बैठे हुए थे, इंटरव्यू किया था। इनका अपना एक कर्नेल था जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न, जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का सेक्रेटेरिएट है, उसका एक कर्नेल था उसने भी इंटरव्यू दिया था, वो भी उस मुकाबले में था। ऐसे उसको नहीं मिला, उनको मुझे मेरा आइडिया पसंद आया, उन्होंने मुझे भेज दिया। तो ये तो पैसा भी पाकिस्तानी है, लेकिन कोई मुझ पर यह भी नहीं कर सकता कि ये कोई पैसा कहीं बाहर से आया। आपने जो एलीट इकोनॉमी की बात की है, इसमें भी आपने ज़्यादा उसको टच किया है। आपने किसी इदारे में कोई स्पीच के दौरान कुछ और भी टर्म इस्तेमाल किए थे जो हमारे नाज़रीन के लिए इंटरेस्ट के होंगे। ये प्रेडेटरी रोमिंग बैंडेट और सेटल बैंडेट, ये क्या है? देखिए, ये डाकू, रोविंग बैंडेट जो घूमता फिरता डाकू है, एक डाकू है जो आके वहाँ रह जाता है। ये एक ऑथर है मैंकर ओल्सन, उनकी एक थ्योरी है, उसमें वो कहते हैं कि डाकू आता है, लूटता है गांव को, बार बार आता है, उस गांव को लूटता है। आखिर में ये होता है कि गांव वाले कहते हैं कि यार क्या पैसे बनाएं, क्या खेती लगाएं, क्या कमाएं, जो आते हैं वो लूट के चले जाते हैं। तो जाहिर है प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब प्रोडक्शन कम हो जाती है, अगला फेरा जो डाकू का होता है, डाकू को भी कम मिलता ही नहीं, लोग गाँव छोड़ कर चले जाते हैं, गाँव छोड़ के चले जाते हैं। तो गांव वाले फिर कहते हैं कि अच्छा भाई, डाकू को कहते हैं कि डाकू तुम इधर आके बैठ जाओ, ठीक है, तुम बैठ जाओ, तुम्हें जो तुम्हारा हिस्सा है हम वो तुम्हें देंगे, तुम हमारी हिफाजत भी करो, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर ये होता है कि जब ऐसा हो जाता है, जब डाकू स्टेशनरी बन जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है, तो फिर ये है कि प्रोडक्शन भी बढ़ जाए, बेहतर हो जाती है, उसको भी अपना हिस्सा मिलता है, उनकी सिक्योरिटी भी हो जाती है। तो ये सारी मिसाल मैंने उससे सिखाई थी कि हमारी एलीट जो है उस रोविंग घूमते फिरते डाकू की तरह है। लेकिन कब इसको समझ आएगी कि अब सब कुछ चला जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, और बेहतर यही है कि इनकी हिफाजत भी करो, इनको भी खिलाओ ताकि खुद भी आता रहे। ये जो चीज़ है हमारी एलीट को अभी समझ नहीं आती। वजह मेरे ख्याल में उसकी वजह ये है कि उन्होंने कभी भी, उनका जो खाना पीना है वो हमेशा बाहर के रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है, वो अंदर के रिसोर्सेज से नहीं है। अब ये देखें, हमारी अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है। 62 सालों में हम अपनी अगली सालगिरह मना रहे हैं, ठीक है, 14 अगस्त बड़े धूमधाम से, झंडे वंडे आपके शहर में भी। ये कोई सवाल नहीं करता आज तक हमारी 62 सालों में हमने एक एग्रीकल्चरल पॉलिसी ढंग की नहीं बताई। हमारी अपनी प्रोडक्शन जो है वो बड़ी, प्रोडक्टिविटी जो है वो बड़ी कम है। क्यों? क्योंकि हर दिहाई में हमें कहीं बाहर से इमदाद मिल जाती है। 1958 में हमने सीटो सेंटो ज्वाइन किया, अमेरिका के गैंग में हम ग्रुप में आ गए, पैसे आने शुरू हो गए। 60 की दिहाई में अमेरिका से पैसे आए। 70 की दिहाई में जो थी सियासी हुकूमत थी, ताल्लुकात उसके अच्छे थे, लोग मिडल ईस्ट गए, लोग गल्फ़ गए, लोग यूरोप गए,
वहाँ से उन्होंने जो पैसे कमा के भेजे वो बहुत बड़ा, रेमिटेंसेस, फॉरेन रेमिटेंसेस एकदम बहुत ज़्यादा हो गई। तो जहाँ अमेरिका से पैसा आना बंद हुआ, ये फॉरेन रेमिटेंसेस थी, एकदम इंजेक्शन पैसे का मिल गया। 80 में फिर अल्लाह भला करे अमरीकियों का वो आ गए, फिर पैसे शुरू हो गए। अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे ना जी, एलीट का तो उनके तो जेबें भरी ना। सही है। 90 की दिहाई थोड़ी सी खुश्क रही, 99 के बाद 2001 हो गया, उसके बाद फिर रोटियाँ फिर लग गई एलीट की। तो बात है कि जब बाहर से पैसे का फ्लो हो तो आपको अंदर की प्रोडक्शन तो ठीक करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और फिर आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर, आपका प्राइवेट सेक्टर जो है, आपकी लीडरशिप जो है, मिलिट्री, सिविल, आपकी जो एलीट टोटल है, उसके जो देखने का तरीका है अपने मुल्क को, वो बिल्कुल बदल जाता है। वो अंदर नहीं देखती। आप देखें हिंदुस्तान में एलीट है, हिंदुस्तान में एलीट भी करप्ट है, पॉलिटिशियन भी करप्ट है, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है, क्योंकि वो बाहर नहीं, एड की तरफ नहीं देख रहा, वो इंटरनल प्रोडक्शन की तरफ देख रहा है। जब वो इंटरनल प्रोडक्शन की तरफ देखता है तो वो वैसे सिस्टम्स करता है जिससे स्टेबिलिटी हो, जिससे तरक्की हो। हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे यहाँ वो करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपसे मेरे 2-3 और सवाल होंगे, मगर हम एक वक्फे के बाद इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, मैडम जी गुफ्तगू ॾाढी सीरियस ऐं जेका आहे मिसालनि सां आहे। ऐं मैडम असांखे इलाही सारियूं ख़बरूं ॿुधाए पई रिलेट करे ॿियनि मुल्कनि सां। असांजी गुफ्तगू जारी रहंदी। मिलूं था हिकु नंढड़ी साई खां पोइ, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो तो मैडम सां वधीक गुफ्तगू कयूं था। मैडम, आप से लास्ट वीक भी बात हुई थी और अभी भी हम बात कर रहे थे। आप इंटरनल थ्रेट्स की बात कर रहे थे और आपने उसमें जिहाद का जिक्र किया, वायलेंस का जिक्र किया। अभी एक बहुत बड़ा वायलेंट हम ट्रेंड देखते हैं हमारे सूबे में, वो सियासी नोयत का है, वो बलूचिस्तान है। आप किस तरह देखते हैं? लोग कहते हैं, एक आपने कंस्पिरेसी थ्योरीज की बात भी की है, एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि भाई हिंदुस्तान है या इवन अमेरिकन हैं जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है वो करवा रहे हैं। आप एज जर्नलिस्ट किस तरह देखती हैं इसको? देखिए जी, उसमें बिल्कुल मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की भी शामिल होगा, अफ़गानिस्तान भी शामिल है। वो एक फैक्टर अपनी जगह है, लेकिन उसकी वजह से ये मसला, ये जो वहाँ लोगों की मसाइल हैं वो कुछ उसकी वजह से झूठे नहीं हो जाते। ठीक है, लोगों के मसाइल हैं, लोगों की बेचैनी है, और ये भी है कि जो सेंट्रल स्टेट है वो उसका कुछ कर भी नहीं रही है, जिसकी वजह से देखें इंसर्जेंसी जो होती है, हमेशा दुनिया में सारी इंसर्जेंसी जो है ना, वो कश्मीर में भी इंसर्जेंसी है, वो बाहर देखती है। ठीक है, वो देखती है, उसकी डिपेंडेंट वो होती है। बलूचिस्तान में अगर हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान मदद कर रहा है, गलत बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी डिमांड गलत है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कश्मीर में अगर इंसर्जेंसी है और पाकिस्तान सालों साल से उसकी मदद कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीरियों को हम झूठा कहें कि जी उनका कोई मसला नहीं, उनका बिल्कुल मसला है। तो वो इसको आप कहाँ से कंस्पिरेसी कहेंगे? बिल्कुल मदद बिल्कुल है, पैसे भी आ रहे हैं, शायद असला भी आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। आप उसके बारे में देखें जी, एविडेंस जो है ना, एविडेंस जब ला के रखेंगे, लेकिन जो खबरें सुनने में आ रही हैं जो बिल्कुल, और ये अमरीकियों ने भी इस बात को किया है कि बिल्कुल हिंदुस्तान जो है वो मदद कर रहा है। अच्छा। बलोचों की, बलोच लीडरशिप की बिल्कुल हो रही है, तो इसमें तो कोई झगड़े की बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोगों की डिमांड्स हैं वो गलत हैं। आपने कंस्पिरेसी थ्योरीज की पहले बात की थी कि हमने सोचा हुआ है कि कोई बाहर की दुनिया हमारे ऊपर हमला करना चाहती है, तोड़ना चाहती है। कुछ तो हकायक है ना। फॉर एग्जांपल अभी हमने रिसेंटली पढ़ा कि अमेरिकन्स ने ये रिवील किया, CIA ने, कि हमने साइमुलेशंस किए हैं कि अगर हम इन वर्स्ट केसेस अगर हम पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स पे कब्ज़ा करना चाहें तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इथनिसिटी की बुनियाद पर डिमार्केशन होनी चाहिए मुख्तलिफ ममालिक की,
ख़ास तौर पर इस रीजन के बारे में, अरब ममालिक के बारे में, ये तो अमेरिकन थिंक टैंक ने किया है ना, इसमें कोई कंस्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं है, ये तो हक़ाइक़ हम देखते हैं। भाईजान बात ये है कि लोग तो करेंगे ना। देखें, वो बल्कि उनकी आप ये तो अप्रिशिएट करें कि वो इसको छुपा नहीं रहे हैं, और ये आपको डराने के लिए नहीं, ये उनका थिंकिंग प्रोसेस है, रिसर्च का प्रोसेस है। ठीक है, वो मुख्तलिफ सिनेरियोज प्ले करते हैं, अल्टरनेटिव नहीं सिनेरियोज कि फर्ज करो ये हो जाए तो फिर हम क्या क्या करेंगे। ऐसी तो वो फर्ज अपने करें के लिए, हाँ बिल्कुल, वो देखते हैं कि जी फर्ज करें तालिबान या ऐसे कोई एलिमेंट अगर पाकिस्तान पे काबिज हो जाएं तो फिर हमें किस तरह हम इनके न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको संभालेंगे। जाहिर है फिर वो कहते हैं कि फिर एक सिनेरियो ये है कि हम हमला करेंगे और उस पर कब्जा करेंगे। उस सूरत में क्या क्या पॉसिबल है, नहीं है, ये एक रिसर्च क्वेश्चन है, वो देख रहे हैं। ठीक है, एथनिसिटी वो कहते हैं जी फर्ज करो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो, यहाँ रीजन्स बन जाएं। देखे ना, नारा तो हमने कब से सुना है, अफगानिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतें कब से कर रही हैं जी, पख्तूनख्वा पश्तूनिस्तान की बात हो रही है। ठीक है, वो कहते हैं अच्छा फर्ज करो ये बन जाए, फिर क्या ऑप्शंस होंगी। तो मुमालिक जो हैं वो ये सिनेरियो बिल्डिंग करते हैं, ये शाबाशी है कि वो उसके बारे में बात करते हैं, उसके रिजल्ट्स की, तो हमें पता चल जाता है और हम फिर शोर मचाते हैं, हम कहते हैं हाय 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 ये करने जा रहे हैं। कोई भी कर नहीं सकता इस मुल्क के साथ कुछ, जो कुछ करना है इस मुल्क ने खुद अपने साथ करना है। ये बात मेरे ख्याल में लोगों को समझ जानी चाहिए। मैडम आपसे मेरा आखिरी सवाल ही समझें, स्ट्रेटजिकली भी आपसे बात हुई, मिलिट्री के हवाले से भी आपसे बात हुई, अंदरूनी इख्तलाफात पर भी बात हुई। अभी शायद आपने कोई आर्टिकल लिखा था जिस पर कुछ लोगों का एतराज़ भी हैं। आपने विद इन कंट्री जो सूबे हैं उनको डिवाइड करने की बात की है, डिवाइड तो नहीं करने की बात की है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रीसेटल करने की बात की है। पंजाब को डिवाइड करके आपने सराइक की सूबे की बात की है, शायद, मुझे पता नहीं, मुझे हम एग्जैक्ट क्योंकि मैंने आर्टिकल पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे ये फीडबैक मिला है। सिंध के हवाले से भी आपकी कोई बात है, तो वो आपका ओपिनियन क्लियर आ नहीं पा रहा, तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को इस इंटरव्यू के ज़रिए आप ये बताएं कि आपका एग्जैक्ट ओपिनियन क्या है इस बारे में। निज़ामानी साहब जिन्होंने कोट किया है मुझे, वो निहायत जाहिल है, उनको बात समझ नहीं आई। ठीक है, देखिए दो बातें मैंने कही थी और बात पंजाब से शुरू हुई थी। ठीक है, पंजाब की डिवीज़न की। अब बात है कि अगर आप पंजाब को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में करेंगे तो आप सिर्फ एक सूबे पे ये ख़त्म नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला आपको अक्रॉस द बोर्ड करना पड़ेगा अगर आप करें तो, अगर आप करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि देखें इस मुल्क में लोगों ने अगर इकट्ठे रहना नहीं सीखा, टॉलरेंस नहीं सीखी, एक दूसरे को उनका हक देना नहीं सीखा, तो फिर सारी उम्र किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वो है जो कि ना आपको मिलेगा ना मुझे मिलेगा। ठीक है, ठीक है, और जिसके हाथ में ताकत होगी वो फिर ले जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर हम रोते ही रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह कि वहाँ खड़े हुए जो बात हुई थी वो ये हुई थी, उन्होंने कहा कि जनाब आपने बात की है उर्दू सूबे की। देखिए ये बात नहीं हुई, बात यह कि हमें एक फॉर्मूला डिफाइन करना है जो कि आप पंजाब पे भी करेंगे, सिंध पे भी करेंगे, बलूचिस्तान पे भी करेंगे, फ्रंटियर पे भी करेंगे। आप पाकिस्तान आप उठा के देखें, इस वक्त कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां आपके यहाँ मिक्स पॉपुलेशन ना हो। प्योर पंजाब में सराइकी जो इलाके हैं, स्पीकिंग इलाके हैं, साउथ पंजाब, उसमें पंजाबी पॉपुलेशन भी है। आप खान तो पूरा बलोची स्पीकिंग है। आप कराची उठा के देख लें, आज बलोच जो है उनका क्लेम है डीजी खान राजनपुर तक। ठीक है, आप उठा के सिंध देख लें, सिंध में जो सिंध अर्बन जिसे कहते हैं, हैदराबाद हो गया, कराची हो गया, यहाँ कराची ओपन सिटी है, यहाँ पश्तून भी है, यहाँ पंजाबी भी है, या उर्दू स्पीकिंग भी है, दो तीन बातें सिंधी भी है। यहाँ देखें उस वक्त खड़े हुए ये बात हुई थी कि देखें किसी ने बात की कि जी उर्दू स्पीकिंग जो है, मुहाजिर जो है वो सन ऑफ द सॉइल नहीं है, इसलिए उसका आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने उन साहब से अर्ज की थी कि भले सन ऑफ द सॉइल ना सही, पर बात यह है कि ये वो पॉपुलेशन है जो कि ना मेजॉरिटी कभी बनेगी इस मुल्क में, और इनका एक्सपोजर भी ज़्यादा है, ये काबिल भी हैं, इनमें कैपेसिटी भी है। ठीक है, और सपोर्ट भी रही है, सपोर्ट भी रही है।
तो इनके साथ या आप सारी उम्र लड़ते रहेंगे या आप इनको पॉलिटिकल स्पेस दें। अब उस पॉलिटिकल स्पेस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। उन्होंने पूरी अपनी जहालत में मेरी बात नहीं सुनी। दूसरी बात ये है कि ये जो सेनेट है, अब सेनेट को पकड़ के उसको चेंज करने की सिस्टम ज़रूरत है, क्योंकि सेनेट में मसला ये है कि पॉपुलेशन की बेसिस पे जितना बड़ा प्रोविंस होगा, जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी, उसकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी। उसकी वजह से छोटे सूबे जो हैं वो शोर मचाते हैं। तो हमें एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, एक नए पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। ये जो 4 इस वक्त सूबे बड़े बड़े पड़े हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये कोई खुदाई फार्मूला आया है, वो नहीं है। इसको हमें बदलना पड़ेगा। हर कम्युनिटी को उसकी स्पेस अगर हमने ना दी तो हम सारी उम्र एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मतलब हो सकता है कि लोगों का ये ख्याल हो कि जैसे सराइकी इलाका है तो वहाँ के तो लोग वहीं शुरू से आबाद हैं, डीजी खान है वहाँ के लोग वहाँ पे आबाद हैं, सन ऑफ द सॉइल अपनी जगह पे है। लेकिन जैसे अगर आपने कराची का मिसाल दिया, कराची में जो आप पॉपुलेशन है, दे हैव बीन एंजॉयिंग मोर देन the benefits of Pakistan. They have been enjoying more than the even indigenous population of the Sindh and the देखिए तो फिर उसको देखिए उसमें आप थोड़ी सी मगर हो सकता है कि ये आपके जो आर्टिकल थोड़ी सी मैं करेक्शन देखिए मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। ठीक है, करेक्शन ये है कि उस जो आर्टिकल का हवाला दिया जाता है जिसमें लोग सुना है शायद नाराज हैं, भले हों पर बात सुन लें। बात देखें ये है कि 1947 में पाकिस्तान बना, सिंध में, और मैंने ये फिगर उस आर्टिकल में दिए हुए हैं कि 60% से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन सिविल ब्यूरोक्रेसी में मुहाजिरों की थी, उर्दू स्पीकिंग मुहाजिरों की थी। सिंधी की ख्याल में 3-4% थी, बहुत कम थी। फौज में 1969 तक 40 में से 14 जो पोजीशन थी सीनियर वो उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर की थी। 1958 तो बेनिफिशियरी थे ना, बेनिफिशरी थे। लेकिन फिर वो मसला चेंज हुआ। सुन ले जब मसला चेंज हुआ, क्योंकि जब फिर मेजॉरिटी और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से पे हुआ, मसलन भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने जाहिर है उनके कंस्टिट्यूएंट से उन्होंने इंडिजिनस पॉपुलेशन को दिया, कोटा के जरिए कोटा करने की कोशिश की, ठीक है। उनके भी राइट्स हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आप काबिल हैं इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो बेचारा ना हो, जो पढ़ा लिखा कम हो, उसको आप मारें, उसका हक, उसको हक मिलना शुरू हुआ। अयूब खान आए, पठान थे, उन्होंने इनकी रिप्रेजेंटेशन कम कर दी। देखिए पहली बात तो ये कि इनकी रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ पीरियड्स में मुख्तलिफ रही है। मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि एक पॉलिटिकल स्पेस देनी बहुत ज़रूरी है, ताकि ना ये नहीं है। आप अल्ताफ हुसैन के हाथ में अगर बंदूक उसने खुद पकड़ी है, हमने भी उसके हाथ में जाके पकड़ाई है बंदूक। अब मसला ये है कि बंदूक एक तरफ रखवा के बात करने के लिए एक पॉलिटिकल स्पेस, अब उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? अच्छा। क्या आप अगर आप इट्स ओपन डिबेट। एक पॉसिबिलिटी जिसका मैंने जिक्र किया था, एक पॉसिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स करें, ठीक है। दूसरी हो सकती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करें इन सिटी गवर्नमेंट्स या इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सारा कुछ मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं। कोई मैंने पक्की बात ना मैंने की है ना कोई है। ये वो इशू है जिसपे कॉन्फ्लिक्ट को कंटेन करने के लिए सियासतदानों को बैठना पड़ेगा और इस पे कुछ सोच विचार करनी पड़ेगी। आपने यानी यही कहा है कि इन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए डिबेट होनी चाहिए अल्टरनेटिव्स पर। देखें, या तो मुझे सिंध के लोग बता दें कि अगर मुहाजिरों को समंदर में फेंकना है तो फिर ये ऑप्शन है तो फिर कर दें। ये तो कोई नहीं करता, ठीक है। तो आपने सिर्फ यही बात की है कि इस पर डिबेट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लोगों को ये गलत फहमी है कि आपने कोई स्टेटमेंट तजवीज कर दी है, जो कि अच्छा है, मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गई है। देखें, एक फॉर्मूला है, मैंने कहा जो मेरे दिमाग में है कि ये एक फॉर्मूला है, बेहतर फॉर्मूला, इस पे बात तो करें ना। आप ये कह दें कि नहीं ये सन ऑफ द सॉइल नहीं है इसलिए इसकी कोई बात नहीं सुनेगा, वो सन ऑफ द सॉइल ना होने के बावजूद वो इस जगह का हिस्सा है। आप उनको आज के दिन में बाहर नहीं धकेल सकते।
तो बेहतर ये है कि आप उनके लिए स्पेस क्रिएट करें। स्पेस कैसे क्रिएट हो जिसमें आपकी स्पेस भी बच जाए, एक नई स्पेस भी क्रिएट हो। इसके लिए फॉर्मूला जो है आज डिबेट होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। क्या फार्मूला है वो मुझे ओपन है, हाँ, आपको पता नहीं है। हाँ, ठीक है मैडम, आखिरी मैसेज आप, क्योंकि हमारे ज़्यादातर नाजरीन जो हैं वो सिंधी ओरिजिन के हैं, सराइकी ओरिजिन के हैं और बलूचिस्तान में भी हैं, बाकी जगहों पे भी देखा जाता है, आखिरी आप प्रिसाइज क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, मैसेज तो यही है कि अगर हम मिल के बैठें, बात करें और हुक्मरानों को और भी, अपने हुक्मरानों की तरफ भी देखें और उनको भी अकाउंटेबल ठहराएं, उनसे भी सवाल करना सीखें। तो मेरे ख्याल में हमारी अपनी ज़िंदगियाँ एज इंडिविजुअल्स और एज ए नेशन बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू मैडम, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ॿिनि हफ़्तनि खां असांजी गुफ्तगू मैडम आयशा सिद्दीक़ा साहिबा सां जारी हुई ऐं असां इलाही सारियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। हाणे उहे केतिरियूं फ़ाइदेमंद हुयूं ऐं तव्हां उन मां केतिरी आगाही हासिलु कई, उन बारे में असांखे पंहिंजो फीडबैक ज़रूरु ॾींदा। असांजी ईमेल तव्हांजे साम्हूं अचे पई स्क्रीन ते। पंहिंजे मेज़बान निज़ामुद्दीन निज़ामानी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़, बेड़ा ई पार।